हेलो एवरीवन। जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो 19 सुबह तक मैंने कर दिया था। उसके बाद पेंडिंग रह गया क्योंकि जुबिन दा के देहांत के बाद सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी इस हालत में नहीं है कि वो अपना जो काम है वो कर सके। क्योंकि जुबिन दा का जो लॉस है, उनका जो देहांत है, ये सभी के लिए एक पर्सनल लॉस है। सभी लोग जो दुख है वो फील कर रहे हैं। सभी अपने जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ है उससे स्पॉन्टेनियसली विड्रॉ हो चुके हैं। तो इसके लिए कुछ समय लगेगा। तो मैं आज बहुत ज़्यादा आपका हिम्मत जुटा के और अपने आप को स्टेबल करके एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि शुरुआत के 1 या 2 ही आर्टिकल कवर करूँगा जो पेंडिंग एनालिसिस है, और थोड़ा जब मन ठीक हो जाएगा तब हम बाकी चीज़ों को धीरे धीरे पहले की तरह देखने की कोशिश करेंगे। तो जुबिन दा का लगभग 30 साल से भी ज़्यादा का कैरियर रहा है। इस 30 साल के कैरियर में उन्होंने 40 से भी अधिक भाषाओं में अपना स्वर दिया है। 40,000 से भी अधिक गीत इन्होंने अपने जो कंठ है वो दिया है। इसी के साथ इन्होंने म्यूज़िक डायरेक्शन करना, गाने लिखना, गाना तो है ही इनका पहचान, लिखना, मूवी में डायरेक्टिंग करना, एक्टिंग करना, प्लस इनकी जो आइडियोलॉजी रही है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, जिसमें आपका सोशल जस्टिस के बारे में इन्होंने हमेशा ही अपना जो वॉइस है उसको आगे रखा है। जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनके हित के लिए इवन बहुत सारी जो चैरिटी है वो भी जुबिन दा ने की है। सोसाइटी में जुबिन दा का हमेशा से ही ये आपका आह्वान रहा है कि सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को बरकरार रखना चाहिए। हम ये चीज़ इनके बिहेवियर में भी देख सकते हैं। ये हमेशा ही हर इंसान से, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर इंसान से मिलते थे, हर इंसान को बराबर ट्रीट करते थे। इसी के लिए आज आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोग जुबिन दा के लास्ट जो राइट है उसमें शामिल हो रहे हैं, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। इसी के उपरांत जुबिन दा नेचुरलिस्ट भी थे, एनवायरमेंटलिस्ट भी थे। पशु के प्रति इनका जो कंपैशन था, जो दया था, जो एक लगाव था, वो भी हम इनके आचरण में, इनके जो एक्ट है उसमें हम देख सकते हैं। इनके जो आपके गाने हैं, चाहे आपके आसामीज़ गाने हो या फिर मिसिंग हो, बोरो हो, अन्य जो जनजातीय भाषा है उसमें इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जो नॉर्थ ईस्ट है, जो आसाम है, उसकी संस्कृति, भाषा को जो एक मुकाम पहुंचा सकते थे उससे भी काफ़ी ऊपर लेके गए हैं। तो जुबिन दा का जो कंट्रीब्यूशन है, कई जनरेशन इनको याद करेगी, नमन करेगी, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस समय में, उस दौरान पैदा हुए जिस दौरान जुबिन दा का राज चलता था, जिस समय जुबिन दा गाते थे, जिस समय जुबिन दा का गाना सुन के हम बड़े हुए हैं। चाहे छोटे आपके स्कूल के समय पे हो, इनका बिहू हो या फिर बौरगीत हो या फिर टुकारी गीत हो या फिर कोई आपका रोमांचक गाना ही हो, रोमांटिक सॉन्ग हो, तो सभी गानों ने सभी को डीपली इम्पैक्ट किया है, इंक्लूडिंग मी। तो मेरे जुबिन दा हमेशा से ही सबसे ज़्यादा चहीते जो गायक है, इंसान है, वो रहे हैं। जुबिन दा, के और माइकल जैक्सन, ये तीनों को मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ और आज इसीलिए काफ़ी मन में दर्द भी है। फिर भी जो सच्चाई है वो हमें माननी पड़ेगी। मैंने तो सोचा था कि मैं जब 50 साल का हो जाऊंगा तब शायद ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट है कि मैं इस समय, इस एज में जुबिन दा को खो रहा हूँ। तो हम सभी दुख में हैं। तो हमारी आगे यही जर्नी रहनी चाहिए कि हम जुबिन दा को पीसफुली विदाई करें, और जुबिन दा ने जो लेगेसी छोड़ा है उसको हम सम्मानपूर्वक अपने
नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाते रहें और इनका जो नाम है, इनकी जो आइडियल्स है, इनका जो आपका आइडिया है वो आगे बढ़ाते रहे। चैरिटी का, सोशल जस्टिस के लिए जो हम कर सकते हैं, इक्वालिटी को हम जो इंश्योर कर सकते हैं जिस तरीके से हो, साथ में जो कंपैशन है एनवायरनमेंट के प्रति, लिविंग बींग्स के प्रति, उसको हमें रखना होगा। और एक जो भाईचारा है, फ्रेटर्निटी, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, हमें वो आगे बढ़ा के लेके जाना होगा कि कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना रहे। जिस तरीके से जुबिंदा ने कहा था कि मेरी कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है, मैं मुक्त हूँ, मैं आज़ाद हूँ। तो उसी तरीके से जो एक इनकी आज़ादी की सोच है, या फिर एक आपकी ओपन जो सोच है, या फिर इनका जो वे है टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग, टू एक्सप्रेस हिज सोल वॉइस, टू स्पीक हिज माइंड, तो उस तरीके से हमें क्या करना है, सच्चाई के जो पथ है उसमें जाना है और सभी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, अ क्लाइमेट हेल्थ विजन विथ लेसन फ्रॉम इंडिया। तो ये आर्टिकल संजोग है कि जुबिंदा का जो आइडिया रहा है उसी के साथ मिलता जुलता है। जुबिंदा भी काफ़ी वोकल थे एनवायरनमेंट को लेके, पेड़ पौधे के जो आपके प्रिजर्वेशन को लेके, या फिर जो एनिमल लाइफ है, इट मीन्स फ्लोरा एंड फोना के प्रिजर्वेशन को लेके। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है। तो ये आर्टिकल स्पेशली गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट स्कीम्स ली है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये जो उज्ज्वला योजना है इसमें एक एंगल तो ये है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग देम क्लीन कुकिंग फ्यूल, ताकि उनका जो हेल्थ है वो बेटर रहे, उनको और स्पेयर टाइम मिले और उस समय में वो क्या कर सके, अपने जो डेवलपमेंट है उसमें अपने आप को नियोजित कर सके। तो इसमें आप देख सकते हैं एक ऐसी योजना है जो क्लीन एनर्जी को भी प्रमोट कर रहा है और वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट कर रहा है। इसी के साथ अगर हम स्वच्छ भारत मिशन देखें तो स्वच्छ भारत मिशन में क्या है, जो सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, उनको हम किस तरीके से बेटर मैनेज कर सकते हैं। और इसी मैनेजमेंट के साथ क्या है, हम स्वच्छता के साथ ही एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने MG एनरेगा के बारे में भी बात किया है इस आर्टिकल में। स्पेशली जो ऑथर रहे हैं, दो ऑथर हैं, नीति राव जी एंड प्रियंका तोमर जी। तो इन्होंने MG एनरेगा हो या फिर पोषण अभियान हो, इनको एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ लिंक करके देखा है। तो MG एनरेगा क्या करता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। तो इसमें आपकी जो ब्लूप्रिंट है गवर्नमेंट की, कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे सोलर पावर प्लांट बिठाना हो, या फिर कोई पॉन्ड डीग करनी हो, या फिर कोई पेड़ पौधे लगाने हो, तो इसमें MG एनरेगा के जो वर्कर है उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपकी एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम देख सकते हैं, एक अवेयरनेस जनरेशन देख सकते हैं, एक जो स्टेवर्डशिप है थ्रू MG एनरेगा उसको भी हम इसमें देख सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, एनवायरनमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज किया है प्रूडेंशियल तरीके से। एक प्रूडेंशियल इंटीग्रेशन, एक ऑप्टिमिस्टिक इंटीग्रेशन हम इसमें देख सकते हैं प्लानिंग के तहत। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम एंशियंट समय से भी देखें तो हमारा जो लिंक रहा है विथ एनवायरनमेंट, लाइक जैसे हेल्थ के लिए हम आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे, तो अभी आयुर्वेदा क्या है, नेचर के साथ हमारा लिंक बनाता है। कोई केमिकल इसमें आपका इस्तेमाल नहीं होता है, नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल तरीके से लोग ठीक होते हैं और इससे कोई सॉलिड लिक्विड जो वेस्ट है वो जनरेट नहीं होता है। कॉलोनियल समय पे देखें तो आपकी जो वल्नरेबिलिटी है वो देख सकते हैं थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड मोनोकल्चर, क्योंकि कॉलोनियल जो थे पावर थे वो एक्सप्लॉइट करने ही आए थे। उन्होंने सिर्फ इंसान को ही नहीं, भारतीय को ही नहीं, साथ में जो एनवायरनमेंट है उसको भी एक्सप्लॉइट किया है। नेक्स्ट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय पे देखें तो 1984 के बाद जब भोपाल डिजास्टर हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने आपकी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को बनाया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बनाया। फिर 1992 में रियो आर्ट समिट में हमने ज्वाइन किया और
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें हमने अपना जो वॉइस है उसको रेस किया और उसी के साथ हम नेशनल लेवल पे जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लिया गया। इसके तहत 8 मिशन को लिया गया है। वाटर हो, ग्रीनरी हो, इनको प्रिजर्व करने के लिए, या फिर हिमालयन इकोसिस्टम हो, या फिर वेस्टर्न घाट हो, इनको प्रिजर्व करने के लिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट की जो जियोलॉजी है उसको प्रिजर्व करना हो, तो सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया। फिर 2020 के बाद देखें तो पंचामृत स्ट्रैटेजी हो, नेट ज़ीरो का टारगेट हो बाई 2070, तो इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो इसमें अभी करना क्या है, चैलेंजेस है, इंस्टीट्यूशनल साइलोज देखी जाती है। सो डिफरेंट मिनिस्ट्री है या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इनको एक सिंक में काम करना है, चीज़ों को इंटीग्रेटेड करते हुए हॉलिस्टिक तरीके से। रिसोर्स जो कंस्ट्रेंट है उसको दूर करना है। नेक्स्ट, सोशियो कल्चरल एंड बिहेवियरल जो बैरियर है, ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल को अभी भी इस्तेमाल करना, जिससे मीथेन का बहुत ज़्यादा आपका पोल्यूशन होता है, या फिर CO2 का, तो इन सभी चीज़ों को हमें रोकना है। क्लाइमेट स्पेसिफिक रिस्क को हमें मेजर करना है। 40% डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया की वो हाई क्लाइमेट हेल्थ रिस्क में है। इक्विटी की एक गैप देखी जाती है, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा वल्नरेबल अवस्था में है, तो उनको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट, बाकी जो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान, इनको भी हम देख सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो उससे पहले वे फॉरवर्ड में हम ये देख सकते हैं, सिस्टमैटिकली हमें रिफ्रेम करना होगा पॉलिसीज़ को, इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा इंटीग्रेशन को, एम्पावर करना होगा लोकल एक्टर्स को, एंड पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना होगा। इसी के साथ एक इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया गया है, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विकसित भारत के लिए जो यंग पॉपुलेशन है, स्पेशली हमारे जो आपके चाइल्ड पॉपुलेशन है, जो चाइल्ड है 6 इयर्स तक के, उनके बारे में ये आर्टिकल स्पेशली बात कर रहा है, और उनके जो अर्ली चाइल्डहुड का एजुकेशन है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगा जुबिंदा के कॉन्टेक्स्ट में, कि जुबिंदा जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है उसके खिलाफ थे, और उसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। जैसे आपके चाइल्ड को एक स्टोरी भी है कि गुवाहाटी में एक चाइल्ड को रेस्क्यू किया था, जिस चाइल्ड के ऊपर कुछ आपका डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ ऐसा मामला था, मुझे पूरी तरीके से ध्यान नहीं है लेकिन ऐसा कुछ मामला था। तो जुबिंदा का जो आप देख सकते हैं कि चाइल्ड के प्रति भी जो एक हमदर्दी रहना, या फिर इनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए काम करना, मतलब डिफरेंट फील्ड में काम किया है, सोसाइटी के डिफरेंट फील्ड में काम किया है। इसीलिए आज जो इतना बड़ा जमावड़ा है वो हम देख सकते हैं, जो लोग इतने दर्द में हैं, जो जुबिंदा को महसूस करते हैं, कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन इन आवर सोसाइटी। इन इकोनॉमी के टर्म्स में देखें तो जो चैरिटी करना है उसके टर्म्स में, कल्चरल टर्म्स में देखें तो इमेंस कंट्रीब्यूशन है, गाने में हो, या फिर कविता में हो, लिखने में हो, फिल्म में हो, एक्टिंग में हो, डिफरेंट भाषाओं में, डिफरेंट आपके लोगों के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसमें स्पेशली जो अर्ली एज के जो अर्ली एज केयर रहता है, या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर है, उसके बारे में बात की गई है कि 20% सिर्फ जो रिसोर्स है उसको खर्च किया जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर में, मतलब जो आंगनवाड़ी स्टेज का एजुकेशन होता है। अभी आप अगर देखें तो 6 इयर्स का जो एज होता है, 6 इयर्स तक एक बच्चा काफ़ी विकसित होता है ब्रेन से, वो जो फाउंडेशनल लर्निंग है वो उसी एज में लेता है। तो इसीलिए उस एज में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को डिप्लॉय करना ज़रूरी है। तो अभी देखा गया है कि 20% इन्वेस्ट किया गया है, तो इसमें लगभग 30-40% इन्वेस्ट किया जाना काफ़ी ज़रूरी है। तभी फाउंडेशनल लर्निंग जब अच्छा होगा, क्योंकि एक जो बिल्डिंग होती है उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हुआ तो बाकी जो बिल्डिंग है ऊपर वो ध्वस्त हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें ज़रूरी क्या है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उसमें हमें बेटर ध्यान देना होगा। तो प्रथम NGO जो है उनका जो रिपोर्ट आता है, असर रिपोर्ट, उसमें भी हम देख सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में केयर ना होने की वजह से, या फिर लर्निंग गैप होने की वजह से, हायर क्लासेस में जाके बच्चे क्या
करते हैं, लर्निंग पॉवर्टी उनमें आ जाती है, पढ़ नहीं पाते हैं, सम को नहीं कर पाते हैं, तो इन तरीके का प्रॉब्लम देखा जाता है। तो पास्ट में अगर देखें तो आईसीडीएस प्रोग्राम लिया गया था 1975 में, फिर आपका शिफ्ट किया गया फ्रॉम सर्वाइवल टू डेवलपमेंट। पॉलिसी रिकॉग्निशन दी गई 2013 में, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी में भी खासा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये तभी सक्सेस होगा जब पॉलिसी इनिशिएटिव्स को बेटर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा विथ बजटरी एलोकेशंस, क्योंकि चाइल्ड जो है वो हमारा देश का जो भविष्य है, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कल्चर के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। तो इनको बेटर एजुकेशन देना, बेटर लर्निंग इनको देना, तभी जो आउटकम है वो अच्छा आएगा। हर बच्चा अच्छा आउटकम दिखाएगा तो देश जो है उसका आउटकम भी सभी दिशाओं में काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अंडर फंडिंग है, कैपेसिटी डेफिसिट है, आपके जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप देखी जाती है। तो आंगनबाड़ी में आपके जो सिम्युलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है उसकी कमी है, परसेप्शन एंड अवेयरनेस की कमी है, तो इसको बढ़ाना है, स्केलेबिलिटी लानी है इन इनोवेशन। तो इन सभी चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना होगा। तो यही सब इसमें सोशल डायमेंशन क्या रहेगा। तो जो पॉवर्टी है, मेल न्यूट्रिशन है, पोर लर्निंग आउटकम को हमें इसको अर्ली चाइल्डहुड में ही ख़त्म करना होगा। पॉलिटिकल जो विजन है विकसित भारत 2047, उसको फुलफिल करने के लिए आज के जो हमारी चाइल्ड है उनको जो एक हॉलिस्टिक एजुकेशन है वो देना काफ़ी ज़रूरी है रहेगा। इकोनॉमी के तौर पे देखें तो तभी ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो हो पाएगा। एथिकली देखें तो सोसाइटी हो, फैमिली हो, गवर्नमेंट हो, सभी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है टुवर्ड्स दिस चाइल्ड। ओके, लीगल देखें तो इसमें राइट टू एजुकेशन जो है एनईपी 2020 है, इसको भी हम देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर देखें तो एसडीजी गोल 2 जो है जीरो हंगर, इसी के साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। एसडीजी 3 जो है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात करता है। एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें हॉलिस्टिकली देखना होगा। आज का जो एनालिसिस है यही समाप्त होता है। बात का जो और जो पेंडिंग रह गया है उसको मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही कंप्लीट कर पाऊँ। इसी के साथ आज का जो एनालिसिस है वो समाप्त होता है।